हेनरी दी एट्थ, जो कि ट्यूडर डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। इनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें ट्यूडर डायनेस्टी के फैमिली ट्री को पढ़ना होगा। तो आइए देखते हैं। हेनरी दी एट्थ एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क और हेनरी दी सेवन्थ के बेटे थे। हेनरी दी एट्थ ने 6 शादियाँ की थीं, जिसमें से पहली उनकी वाइफ थी कैथरीन ऑफ अरेगन, सेकेंड एलन बोलियन, थर्ड जेन सेमर, फोर्थ एने ऑफ क्लैप्स, फिफ्थ कैथरीन हॉगवर्ड, सिक्स कैथरीन पार। कैथरीन ऑफ अरेगन से इनकी फर्स्ट डॉटर थी मैरी फर्स्ट। एने बोलियन से इनकी बेटी थी एलिजाबेथ वन। जेन सेमर से इनका बेटा था एडवर्ड सिक्स। आगे चलकर मैरी फर्स्ट फिलिप ऑफ सेकेंड से शादी करती हैं। इनका जन्म 28 जून 1491 में हुआ। इनका रेन यानी कि रूलिंग पीरियड 22 अप्रैल 1509 टू 28 जनवरी 1547 था। इनका कोरोनेशन जिस दिन इनकी ताजपोशी होती है यानी कि इन्हें किंग घोषित किया जाता है, वो है 24 जून 1509। आने वाले इनके सक्सेसर होंगे एडवर्ड सिक्स। इनकी मदर का नाम है एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क। इनके फादर का नाम है हेनरी दी सेवन्थ। अब बात करते हैं इनकी अर्ली लाइफ की। हेनरी दी एट्थ एक बात के लिए बहुत फेमस थे, अपनी वाइफ्स को मारने के लिए। ये ना सबका गला कटवा देते थे। अब पहले देखते हैं ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपनी वाइफ्स को मारना पड़ा। शुरुआत कहाँ से हुई इस चीज़ की। हेनरी दी एट्थ ग्रीनविच इंग्लैंड में 28 जून 1491 को होते हैं। ये सेकंड बेटे होते हैं हेनरी दी सेवन्थ के और फर्स्ट रूलर होते हैं हाउस ऑफ ट्यूडर के। इनका बड़ा भाई आर्थर, जिसे गद्दी पे बिठाने के लिए तैयार किया जा रहा था। हेनरी बहुत ही रिलीजियस था। इन्हें थियोलॉजी, म्यूज़िक, लैंग्वेज, पोइट्री, स्पोर्ट्स की भी नॉलेज थी और ये एक फ्लुएंट फ्रेंच और स्पेनिश स्पीकर थे। हेनरी का भाई आर्थर जब केवल 2 साल का था तो उसकी शादी कैथरीन ऑफ अरेगन से तय कर दी गई, जो कि डॉटर थी स्पेनिश रूलर फर्डिनेंड और इज़ाबेला की। नवंबर 1501 में दोनों टीनेजर्स की शादी हो जाती है। कुछ महीने बाद आर्थर की तबीयत खराब होती है और उसकी डेथ हो जाती है। अगला किंग कौन बनेगा? ऑब्वियसली हेनरी बनेगा। 1503 में हेनरी की शादी आर्थर की विडो से तय कर दी जाती है। अब 1509 में जब हेनरी 17 ईयर का होता है तो उसे राजा बनाया जाता है। राजा बनने के ठीक 6 हफ्ते बाद उसकी शादी कैथरीन ऑफ अरेगन से कर दी जाती है। अगले 15 साल में हेनरी 3 लड़ाइयाँ लड़ता है फ्रांस से। उसी समय कैथरीन 6 बच्चों को जन्म देती हैं, जिनमें से 3 लड़के होते हैं और 3 लड़कियां होती हैं, लेकिन कोई भी उनका बच्चा बच नहीं पाता है। फिर 1516 में मैरी फर्स्ट का जन्म होता है। एक वही सर्वाइवल चाइल्ड बचती हैं, बाकी सबकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि हेनरी एज अ मोनार्क कैसा था। जब हेनरी किंग बना तो उस समय इंग्लैंड की कंडीशन बहुत अच्छी थी। इंग्लैंड एक बहुत ही प्रॉस्परस एम्पायर था। हेनरी को लीडर ऑफ इंग्लिश रेनेसा कहा जाता है क्योंकि आगे चलकर उसने खुद को चर्च का सुप्रीम हेड घोषित कर दिया था। हेनरी का सबसे बड़ा रोल था नेवी एक्सपेंशन। जिस एम्पायर के पास पहले सिर्फ 5 शिप्स हुआ करती थी, आज हेनरी के टाइम पर वो 53 हो चुकी थी। इतना बड़ा एक्सपेंशन। लाइफ की सारी लग्जरीज थी हेनरी के पास, सिर्फ एक चीज़ नहीं थी, वो थी मेल हायर। हेनरी को बहुत चाहत थी कि उसका उत्तराधिकारी हो ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके, पर ऐसा हो नहीं रहा था। हेनरी का मन धीरे धीरे कैथरीन ऑफ अरेगन से टूटने लगा था। वो उनमें अपना इंटरेस्ट लूज़ करने लगा था। वो इसका एक कारण ये भी मानता था कि वो उसे मेल चाइल्ड नहीं दे पा रही थी। Our next topic is the second wife of Henry, Anne Boleyn. एने बोलियन का जन्म 1507 में हुआ और इनकी मृत्यु मई 19, 1536 में एट टावर ऑफ लंदन कर दी गई, इंग्लैंड में। इन्हें बीहेडेड कराया गया था। इनका एक्सिक्यूशन हुआ था, जो कि हेनरी दी एट्थ द्वारा कराया गया था। पहले के समय में सबके सामने सर धड़ से अलग कर इसी तरीके से सजा दी जाती थी। देखो अब क्या होता है कि
हेनरी दी एट ना अब कैथरीन ऑफ अरेगन से अलग होना चाहते थे, क्योंकि उनकी एज भी बढ़ रही थी और वो उन्हें उनका मेल उत्तराधिकारी नहीं दे पाई थी। हेनरी बस ये चाहते थे कि बस किसी तरीके से मुझे मेरा मेल हायर मिल जाए, बस जो आगे का साम्राज्य संभालेगा। देखो, एने बोलियन जो थी वो पहले फ्रांस में रहती थी, लेकिन फिर वो वापस आती हैं इंग्लैंड में 1522 में और हेनरी की कोर्ट में रहने लगती हैं एज अ हेल्पर। जो हमारी क्वींस होती हैं उनके लिए हेल्पर नहीं होती हैं, जिन्हें आप सेविकाएं, सर्वेंट्स कुछ भी कह लो, तो वैसे वो थी। तो वो कैथरीन ऑफ अरेगन की सर्वेंट थी और सर थॉमस बोलियन की बेटी थी, जो कि आगे चलकर अर्ल ऑफ विल्टशेयर और ऑरमोंडे की उपाधि उन्हें मिलती है। आगे हमारा एक डिटेल लेक्चर होगा जिसमें हम एने बोलियन की बायोग्राफी को पूरी तरीके से कवर अप करेंगे। जब हेनरी इन्हें अपनी कोर्ट में देखता है तो उन्हें इनसे लव हो जाता है और वैसे ही वो कैथरीन ऑफ अरेगन से छुटकारा पाना चाहता था। तो 1527 में इसने बहुत कोशिश की, सीक्रेट प्रोसेसिंग कर रहा था कि मैं किस तरीके से बस कैथरीन ऑफ अरेगन से छुटकारा पा जाऊँ। चर्च में बात करते हैं, बहुत सारे पोप से बात करते हैं, जिनमें से एक क्लेमेंट 7 थे, उनसे भी कहते हैं कि मेरा अन्यूलमेंट कराइए और मुझे कैथरीन ऑफ अरेगन से डिवोर्स चाहिए बस। लेकिन पोप्स कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, जब तक आपकी वाइफ ख़त्म नहीं होती है तब तक आप किसी से शादी नहीं कर सकते, ना आप उन्हें डिवोर्स दे सकते हैं। उस टाइम तक हेनरी वॉज इन डीप लव विथ एने बोलियन। एक बार हेनरी दी एट एने बोलियन से मिलने जाते हैं और एने बोलियन उनसे कहती है कि अब हम नहीं मिलेंगे, ये सब कुछ ख़त्म करो, क्योंकि मुझे एक ऑफिशियल पोजीशन चाहिए, इस तरीके से हम अपनी लाइफ नहीं बर्बाद कर सकते। और वो कहती हैं कि मुझसे शादी करो। तो क्या होता है, 25 जनवरी 1533 को हेनरी और एने जो होते हैं वो सीक्रेट मैरिज कर लेते हैं। अब बाद में ये न्यूज़ बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है पूरे इंग्लैंड में और इस पे बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, बहुत प्रोटेस्ट करते हैं चर्चेज। अब 23 मई को हेनरी एक आर्क बिशप को अपॉइंट करते हैं जिनका नाम है थॉमस क्रैमर। ये आर्क बिशप थे कैंटरबरी की और ये कहते हैं ये कैथरीन और हेनरी की जो मैरिज थी ये नल है, वॉइड है, इसका कोई वजूद नहीं है, डिक्लेयर कर देते हैं ये चीज़ वो। अब इन्होंने ना 2 रूल तोड़े थे, इस शादी से सब खुश नहीं थे, क्योंकि पहला रूल ये था कि एने बोलियन जो थी वो एक कॉमनर थी, तो एक किंग का कॉमनर से शादी करना सबको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। दूसरा रूल ये टूटा था कि इन्होंने कैथरीन ऑफ अरेगन को डाइवोर्स दे दिया था, जो कि कैथलिक रिलीजन के अगेंस्ट था। सितंबर में एने एलिजाबेथ 1 को जन्म देती हैं। लोग इन्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते थे क्योंकि ये एक तो कॉमनर थी इसलिए, और दूसरा शायद इनका बिहेवियर थोड़ा एरोगेंट था इसलिए। अब इस शादी को केवल एक लेजिटिमेट मेल हायर ही बचा सकता था। 1534 में एने को मिसकैरेज हो जाता है और 1536 में वो स्टिल बॉर्न चाइल्ड को बर्थ देती थी। ये दोनों मेल चाइल्ड थे और ये मरे हुए पैदा होते हैं। और 2 मई 1536 में हेनरी जो होता है वो एने को टावर ऑफ लंदन पे भेज देता है। किस चार्ज में? एडल्ट्री के चार्ज में। एडल्ट्री का मतलब है किसी और से रिलेशन में रहना या फिर सेक्सुअल रिलेशन में रहना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना, इन्हीं सबको एडल्ट्री में गिना जाता है। हेनरी ने यहाँ तक ये कह दिया कि एने अपने भाई के साथ भी रिलेशन में है। अगर हिस्ट्री से थोड़ा परे हट के बात करें तो बाद में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं कई सालों बाद, तो उसमें ये लिखा रहता है कि हेनरी के द्वारा ये सब कंस्पायरेसी रची गई थी और ये बिल पास किया गया था हेनरी के द्वारा कि इस तरीके से करेंगे और हम एने को अपने रास्ते से हटाएंगे। हालांकि एने ने बहुत कोशिश की अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की और उन्होंने बहुत बार बात की, लेकिन फिर भी किसी ने उनकी बात नहीं सुनी और 19 मई को ऑन द एक्ट ऑफ ट्रीजन उन्हें बीहेडेड कर दिया गया। उसके कुछ समय बाद ही 30 मई को हेनरी ने फिर से जेन सेमर से शादी की। जेन सेमर जो थी वो एने बोलियन की सर्वेंट थी, जिससे उन्हें मेल हायर मिलता है और कहा जाता है कि जेन सेमर जो थी वो हेनरी की मोस्ट लविंग वाइफ थी, इसलिए क्योंकि उसने उन्हें मेल हायर दिया था। उस मेल हायर का नाम एडवर्ड दी सिक्स्थ रखा गया और उसे जन्म देने के 12 दिन बाद ही जेन सेमर की डेथ हो जाती है। अगर देखा जाए तो इसमें एने बोलियन की कोई गलती नहीं थी। आगे चल के एने बोलियन की बेटी एलिजाबेथ 1 इंग्लैंड पे रूल करेंगी।
आगे की सीरीज़ ऑफ वाइफ्स इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी एक ब्रीफ हिस्ट्री हम प्रोवाइड कर देते हैं। बट अगर आपको सीरीज़ ऑफ वाइफ्स पे एक डिटेल लेक्चर चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लेक्चर ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। एने ऑफ क्लैप्स, ये मैरिज सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अलायंस के लिए की गई थी। ये बहुत ही सिमिलर थी इनकी फर्स्ट मैरिज से। एने ऑफ क्लैप्स इनकी 4th वाइफ थी। इनके ब्रदर थे प्रोटेस्टेंट डची जर्मन, तो हेनरी वहाँ पे अपना रूल बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनसे शादी की थी। हेनरी ने इनका पोर्ट्रेट देखा था और उन्हें ये बहुत ब्यूटीफुल लगी थी, इसलिए उन्होंने शादी करने के लिए वो मान गए थे। लेकिन जब वो इंग्लैंड में आती हैं तो उन्हें देखते हैं और हेनरी कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग हैं और उन्हें वो पसंद नहीं आती हैं। ये शादी सिर्फ कुछ दिन ही चलती है, उसके बाद वो अलग होने की मांग करते हैं और वो डाइवोर्स दे देते हैं उन्हें। 1540 में हेनरी कैथरीन हॉवर्ड से शादी करते हैं, जो कि सिर्फ 19 ईयर की थी। कहते हैं कि जब कोर्ट में एलिज़ाबेथ छोटी थी तो ये उनका सपोर्ट करती थी, मतलब ये एलिज़ाबेथ को मानती थी। लेकिन कुछ समय बाद ही शादी के ऑन 1 नवंबर 1541 में हेनरी कहते हैं कि ये भी ट्रीजन और एडल्ट्री में इन्वॉल्व हैं। अपने म्यूज़िक टीचर, जो कि इन्हें प्राइवेट म्यूज़िक लेसन्स देते हैं, उनके साथ इन फरवरी 1542 को इन्हें भी एडल्ट्री और ट्रीजन के चार्ज में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बीहेडेड कर दिया जाता है, ये आप कह सकते हो। इसके बाद हेनरी 1543 में कैथरीन पार से शादी करते हैं। ये भी एक पॉलिटिकल अलायंस के लिए ही शादी थी और ये एक विडो थी, ये इनकी फाइनल मैरिज थी। अब हम बात करते हैं डेथ एंड लेगेसी ऑफ हेनरी द 8th। हेनरी डाइड एट द एज ऑफ 55 ऑन जनवरी 28, 1547। उनका 9 साल का बेटा जो एडवर्ड 6 था, उसे वो अपना उत्तराधिकारी बना के जाते हैं। लेकिन 6 साल बाद उसकी भी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद मैरी 1 जो है उनका रेन चलता है 5 ईयर्स के लिए और इंग्लैंड फिर से कैथोलिक रिलीजन के अंडर में आ जाता है। लेकिन एलिज़ाबेथ 1 उसके बाद इंथ्रोन करती हैं और उनका सबसे लॉन्ग रेन होता है और इसी तरीके से ट्यूडर डायनेस्टी का अंत होता है। एलिज़ाबेथ 1 ने भी प्रोटेस्टेंट रिलीजन को ही चूज़ किया था और उनके ख़त्म होने के बाद भी प्रोटेस्टेंट रिलीजन आगे भी कायम रहता है थ्रू जेम्स फर्स्ट। इसी के साथ हमारे इस लेक्चर का अंत होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत मेहनत लगी है हमारी इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच।